हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है, ध्ये आईएएस की हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं इस समय वर्तमान में, और यूपी की आरओ 2025 में जो पेपर होने वाला है उसकी हम यहाँ पर प्रॉपर री एग्जाम की टेस्ट सीरीज लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 3 वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। आज जो हमारी टेस्ट होगी वो चौथी वीडियो होगी, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट जो 5वीं वीडियो आएगी वो नेक्स्ट डे आती है। तो न्यू टेस्ट सीरीज है, न्यू अपडेट के साथ है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जल्दी से आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में हमारा ऐप आ चुका है, नाम है नट लर्निंग ऐप, ध्यान रखिएगा। नाम ऐप का है नट लर्निंग ऐप। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी आप लोगों को। इसको डाउनलोड करके आप लोग खुद से टेस्ट सीरीज लगा सकते हो ऑनलाइन माध्यम से। और एक आध टेस्ट नहीं है, 18,000 टेस्ट क्वेश्चन के साथ है, मतलब कि 182 टेस्ट है वहां पर। तो अभी जाके नट लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट को लगा लीजिएगा। समय को व्यर्थ न करते हुए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में से किसका जो जनघनत्व है वह न्यूनतम है। जो कह रहा है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनघनत्व किसका है, तो आप बोलोगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है वो सबसे कम जनसंख्या घनत्व। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें कितना है तो 17 है। कितना? 17 सबसे कम जनसंख्या घनत्व आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अंडमान निकोबार, एक चीज और भी ध्यान रखना है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व में अंडमान निकोबार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अंडमान निकोबार में जनसंख्या घनत्व वो आपका सबसे कम है। कितना? सबसे कम है अंडमान निकोबार में जनसंख्या घनत्व, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पर। 2001 और 2011 के दशक में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की जो आयु के बच्चे होते हैं उनमें सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है। बात कर रहा है कि एक दशक मतलब होता है 10 साल को कहते हैं एक दशक। 2001 से 2011 के बीच का अगर देखोगे आप 10 साल हो गए तो इसको ही क्या कहेंगे, दशक कहेंगे। तो एक दशक में शिशु लिंगानुपात जो सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य है वो है आपका पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब राज्य है। अगर यहां पर हम बात करें कितनी वृद्धि दर्ज की थी तो इन्होंने 48, कितना, 48 जो लिंगानुपात में, शिशु लिंगानुपात में वो वृद्धि को दर्ज किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक पुरुष और स्त्री जो साक्षरता दर में अंतर दर्ज करने वाला राज्य है कौन सा है। देखो, बात कर रहा है कि जो मेल और फीमेल होते हैं उन दोनों में साक्षरता दर में जो अंतर है वो कौन से राज्य में सबसे ज्यादा दर्ज की जा सकती है। आप बोलोगे राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में दर्ज की जा सकती है, सबसे अंतर करने वाला है। कितना है? अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 27.1% है, ध्यान रखिएगा। कितना? 27.1% यहाँ पर है। इसके बाद अगर की जाए तो झारखंड में है। कितना है झारखंड में? तो 21.4% है। तो आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक तरफ जिला है और एक तरफ मुख्यालय, मतलब कि उत्तर प्रदेश में कुछ जिले अलग होते हैं, उनका मुख्यालय कुछ अलग होता है। जैसे कि अगर हम बात करें एक फॉर एग्जांपल के लिए कि आपको जालौन मिलेगा जिला, उत्तर प्रदेश में जालौन मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो उसका उरई लगता है। क्या लगता है? उरई जो है उसका हेडक्वार्टर लगता है। तो इसी तरीके से ये कुछ जिले हैं और इसके कुछ मुख्यालय हैं। कौन सा जिला किसका मुख्यालय ये बात कर रहा है, चलो बता देते हैं। कौशाम्बी की बात करें तो मंझनपुर इसका हेडक्वार्टर है। अंबेडकर नगर की बात करें तो अकबरपुर है। अगर हम बात करें अमेठी की तो कौन सा है? गौरीगंज है। अगर हम बात करें फर्रुखाबाद की तो कौन सा है? फतेहगढ़। तो इस तरीके से जिला को और होते हैं, मुख्यालय कुछ और होते हैं। यहां पर जो ऑप्शन आपका है वो सी वाला सही है, ध्यान रखिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल बता दिया है, और जिलालौन एक क्या है? जिला है। उरई क्या है? एक हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कहां पर एग्रो प्रोसेसिंग जोन स्थापित नहीं है। इन चारों जगहों में से एक ऐसी जगह है जहां पर एग्रो जो प्रोसेसिंग जोन है वो स्थापित नहीं है। कहां पर नहीं है? तो आप बोलोगे कि हापुड़ में है, वाराणसी में भी है और सहारनपुर में भी है। तो कहां नहीं है? कानपुर में एग्रो प्रोसेसिंग जोन नहीं है। अच्छा, आपको और चीज ध्यान रखना है कि कहां कहां पर है वो भी सुन लो। लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में भी है एग्रो प्रोसेसिंग। और कहां पर है? वाराणसी में है ना। और कहां पर है आपका? और आपका हापुड़ में है। और आपका कहां पर है? और आपका सहारनपुर में है। कहने का मतलब ये है आपका, सीधी सी बात, उत्तर प्रदेश में 4 जगह एग्रो प्रोसेसिंग जोन है, जो कि 3 ऑप्शन में थे। लखनऊ नहीं था, वो कि मैंने आपको बता दिया है, जबकि कानपुर में एग्रो प्रोसेसिंग जोन नहीं है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोग ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना। ऐप पर आप लोग खुद से टेस्ट सीरीज लगा सकते हो और 182 टेस्ट हैं, मतलब कि 18,000 क्वेश्चन कम नहीं होते। जब तक एग्जाम आएगा अगर आप 18,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लोगे। मतलब कोई भी
पेपर में क्वेश्चन बाहर इससे नहीं जाने वाला है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां किस घराने से संबंधित? देखो प्रसिद्ध शहनाई वादक है, क्या है? बिस्मिल्लाह खां कौन है? एक शहनाई वादक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन पूछा जाए किस घराने से, तो आप बोलोगे ये बनारस घराने से। कौन से? बनारस घराने से इनका संबंध है और शहनाई वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय अवस्थित है। सीधी सी बात ये पूछ रहा है कि भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संग्रहालय और पुस्तकालय कहां पर है? आप बोल दोगे कहां पर है? आप कह देना भैया मेरठ में है। कहां पर? मेरठ में। ध्यान रखना है, लखनऊ पर टिक नहीं लगा देना है, लखनऊ ऑप्शन में हाईलाइट रहेगा। मेरठ में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संग्रहालय एवं पुस्तकालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य जो है बुंदेलखंड के प्रजापति कुम्हार लोग स्त्री वेश धारण करके करते हैं? मतलब कि एक ऐसा नृत्य है बुंदेलखंड के प्रजापति जो कुम्हार लोग होते हैं वो स्त्री वेश को, मतलब कि पुरुष हैं लेकिन स्त्री वेश को धारण करके करते हैं, वह नृत्य है आपका धुरिया नृत्य। कौन सा है? धुरिया नृत्य, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए एक तरफ यहाँ पर झीलें हैं, मतलब कि एक तरफ मतलब जगह चीजें हैं और एक तरफ नाम है कि किस जिले से संबंधित है। चलिए बात करते हैं। देखिए जालौन जिले का नाम आ चुका है, जिसको मैंने बताया था आपको। दहर झील की बात करें, अब दहर झील भैया कहां पर है? दहर झील जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले में है। राजा लाइब्रेरी कहाँ है? तो राजा लाइब्रेरी आपकी रामपुर में है। ब्यास टीला कहाँ है? ब्यास टीला आपका भैया जालौन में है। और राणा भर स्तूप कहाँ है? ये आपका कुशीनगर में है। तो आप बोलोगे आपका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? बी वाला आपका यहाँ पर सही जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा मतलब कि मिट्टी में से किस एक को स्थानीय भाषा में करेल के नाम से भी जाना जाता है? बात ये कह रहा है, देखो करेल के नाम से कहां कहां जाना था ये आपको भारत में पता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में किस स्थानीय भाषा में जाना जाता है ये बात कर। उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है जिसको करेल नाम से भी स्थानीय भाषा में जानते हैं? तो आप बोलोगे किस मिट्टी को? काली मिट्टी को। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी को ही, ध्यान रखिए, काली मिट्टी को ही क्या कहा जाता है? करेल मृदा भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार अंग्रेजी में भगवत गीता का अनुवाद किया था? देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि भगवत गीता का जो अनुवाद है पहली बार किसने किया था? तो आप बोलोगे उपरोक्त में से कोई नहीं। मधुसूदन दत्त, मोहन गांगुली या सर विलियम जोन्स, किसी ने भी नहीं किया था। तो किया किसने था? अब आप ये सोच रहे होगे, तो बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। तो भगवत जो गीता का है वारन हेस्टिंग के काल में किया गया था। सबसे पहले तो ये समझो किसके काल में किया गया था। अब आपको ऐसे याद रहेगा, वारन जो हेस्टिंग्स थे उनके काल में इसका भगवत गीता का क्या किया गया था? अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। अब किसने किया था? तो चार्ल्स विल्सन ने किया था। ध्यान रखिएगा, चार्ल्स विल्सन के द्वारा भगवत गीता का जो अनुवाद है वो किया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है किसके काल में किया गया? वारन हेस्टिंग के काल में किया गया। किसने किया? चार्ल्स विल्सन ने किया था। ध्यान रखिएगा, पहली बार अनुवाद इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तुगलक वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो मिक्स क्वेश्चन है ये, है ना, ये टेस्ट सीरीज मिक्स है, देखी है तो मिक्स क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट भी है और अभी निकली हुई है तो बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है, नई अपडेटेड के साथ है। तुगलक वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो यहां पर केवल एक, केवल दो, केवल तीन, उपरोक्त सभी। खैर देखते हैं तुगलक वंश के संबंध में विचार करना है कौन कौन सा है। अगर हम बात करें 1320 ईस्वी में गाजी मलिक के द्वारा तुगलक वंश की नींव रखी गई थी, क्या ये सही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बात करेंगे। इब्न बतूता जो थे वो गयासुद्दीन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर और फिरोजाबाद नगर बसाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तो सबसे पहले तो ये समझो भैया कि इसमें क्या समझो, इसमें ये समझो कि कितने ऑप्शन सही है। तो इसमें से केवल 3 ऑप्शन सही है। कितने? केवल 3 ऑप्शन सही है। अब इसमें गलत कौन कौन सा है और सही कौन कौन से है? तो जो ध्यान रखिएगा, जो इब्न बतूता है, कौन? इब्न बतूता है वो मोरक्को अफ्रीका के यात्री था। ध्यान रखिएगा, जो इब्न बतूता है वो मोरक्को का अफ्रीकी यात्री था और यह गयासुद्दीन तुगलक के काल में नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। क्या इसके? मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आया था, गयासुद्दीन तुगलक के कार्यकाल में नहीं आया था। तो दूसरा ऑप्शन आपका गलत है, जबकि पहला, तीसरा और चौथा वाला आपका सही है। तो केवल इसमें से 3 सही, आपको ढूंढना था इसमें से गलत कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चनों पर अब ज्यादा फोकस ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन बराबर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का एक सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि कुछ घटनाएं हैं, उन घटनाओं की अगर आपको डेट याद है, डेट वाइज अगर आपको याद है तभी आप इसको सही लगा सकते हो, क्योंकि एक भी गलत हुआ तो आपका पूरा ऑप्शन गलत। खैर हम बात करेंगे। कर्नाटक का तृतीय युद्ध भैया कब हुआ था?
तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध की बात करें तो 1756 से लेके और कब तक चला था, 1763 तक चला था। ठीक है, अंबूर का युद्ध कब हुआ था, तो 1749 में हुआ था। अगर पेरिस की संधि की बात की जाए भैया कब हुई थी, तो आप कहोगे पेरिस की संधि 1763 में हुई थी। और पांडुचेरी की संधि की बात करें कब हुई थी, आप बोलोगे 1755 में हुई थी। तो अब आप लोग सही मिलान कर पाओगे, आपका सही ऑप्शन जाएगा सी वाला। पहले दूसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर पहला आएगा, फिर तीसरा आएगा। तो इस तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दिए गए कथन है, कारण अभिकथन 1 और कारण आर है। अभिकथन पढ़ते हैं पहले, क्या कहता है, कहता है कि आत्म सम्मान जो आंदोलन है उसके प्रमुख नेता टी.एम. नायर एवं पी त्यागराज थे। क्या है, आत्म सम्मान जो आंदोलन है उसके प्रमुख नेता टी.एम. नायर और पी त्यागराज थे। क्या ये सही है, ये भैया आपका गलत है। चलो कारण है, इस आंदोलन का जो उद्देश्य था, किस आंदोलन का, आत्म सम्मान आंदोलन का जो उद्देश्य था समकालीन हिंदू सामाजिक व्यवस्था की जाति धर्म ईश्वरीय आस्था के बिना एक तर्क संगत समाज को परिवर्तित करना था। तो ये वाला तो आपका भैया ठीक है, क्योंकि आत्म सम्मान आंदोलन में यही बातें की गई थी। तो आप लगाओगे डी पे ऑप्शन, क्योंकि ए गलत है परंतु आर आपका सही है। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें ए वाला, भैया गलत क्यों है, क्योंकि आप लोग कहते हो कि भैया बताते नहीं हो, तो ये भी सुन लो। 1920 के दशक की बात है कि रामास्वामी नायकर ने, ध्यान रखिए रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने आत्म सम्मान आंदोलन का प्रारंभ किया था। किसने किया था, रामास्वामी नायकर ने किया था, 1920 में किया था। तो आपको अब थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर हम निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में फारस के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। देखो कह रहा है कि एक मुगल शासक का टाइम पीरियड चल रहा था और फारस के शासक था एक नादिर शाह, उसका भारत पर आक्रमण हुआ था। लेकिन भारत में उस समय मुगल शासक कौन सा था, आप बोलोगे मोहम्मद शाह था। कौन था, मोहम्मद शाह था। और ये बहुत भयभीत हो गया था, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल है उनकी उपलब्धियां हैं, मतलब कि कौन सा गवर्नर जनरल के समय में कौन सी उपलब्धियां रही हैं, इसकी बात करेंगे। वारेन हेस्टिंग्स की अगर हम बात करें, वारेन हेस्टिंग के समय में बनारस की संधि की, कब की गई थी, 1773 में की गई थी। कॉर्नवालिस के समय में क्या किया गया था, दास व्यापार पर रोक लगा दी गई थी, कब, 1789 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में क्या किया था, तो दास प्रथा का अंत कर दिया गया था। कब किया गया था, 1830 में। और लॉर्ड एलनबरो के समय ठगी प्रथा का अंत किया गया था 1843 में। ठीक है, तो आप डेटेड याद कर लियोगे आप लोगों ने, मैंने बता दी है, बाकी की आप लोग मिला हुआ देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन उल आबिदीन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आपको ये तो पता होगा जैन उल आबिदीन जो था कहाँ का शासक था, कश्मीर का शासक था। देखो कुछ क्वेश्चन ना थोड़ा सा गैस करके भी सही हो जाते हैं, है ना। कश्मीर का शासक था। अब ये ना अकबर की इसकी तुलना की जाती है, इसकी तुलना किससे, अकबर से की जाती है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है, कूट है और सही बताना है। जैन उल आबिदीन के संदर्भ में क्वेश्चन है, इसने महाभारत एवं रास तरंगड़ी का अनुवाद जो था वो फारसी भाषा में कराया था। बिल्कुल बात ठीक है, जैन उल आबिदीन के संदर्भ में महाभारत और रास तरंगड़ी का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। बिल्कुल बात ठीक है। ठीक है, दूसरा है कि धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। मैंने आपसे क्या बोला था, अकबर से तुलना की जाती है, कश्मीर का अकबर कहा जाता है। 1 और 2 आपके दोनों इसमें सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का अधिवेशन है और कौन से अध्यक्ष रहे हैं, ये बात करना। और ये बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा सुमलित सही नहीं है, ये भी बात है। तो यहाँ पर सुमलित सही नहीं है, कौन सा नहीं है, आप बोलोगे बी वाला नहीं है। कलकत्ता 1901 नहीं है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, इनके द्वारा अध्यक्षता नहीं की थी, बल्कि किसने अध्यक्षता की थी, दिनसा ई वाचा ने की थी। मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, दिनसा ई वाचा के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी लखनऊ अधिवेशन जो 1899 हुआ था, रमेश चंद्र दत्त सही है। वाराणसी 1905 में हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले सही है। इलाहाबाद 1910 में हुआ, सर विलियम बैडरमन सही है। कलकत्ता जो 1901 में है वो गलत था आपका, दिनसा ई वाचा के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। यहाँ पर राज्य हैं और संस्थापक है, मतलब कि कौन से राज्य की स्थापना किस संस्थापक ने की थी। बरार सबसे पहले देखा जाए तो किसने की है, फतेउल्लाह इमाद शाह के द्वारा की गई है बरार की स्थापना। भाई बीजापुर की, अगर बीजापुर की बात करें तो यूसुफ आदिल शाह के द्वारा की गई है। गोलकुंडा की बात करें तो कुली कुतुब शाह के द्वारा की गई है। और बीदर की बात करें तो अमीर अली बरीद के द्वारा की गई है। ऑप्शन आपका बी वाला सही जाएगा, ध्यान रखिएगा। मिलाने वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, आपको पता होगा 22 दिसंबर को जो एग्जाम यूपी पीसीएस का हुआ है, खटिया खड़ी बिस्तर गोल हो चुके हैं उस एग्जाम में। बहुत सारे लोगों को अपने आप को तुर्रम खा समझते थे ना, तो पैटर्न बहुत बदल चुका है, ध्यान रखना है ना, बहुत पैटर्न बदल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन पर चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, क्या विचार करना है, विचार करें।
तो 20वां हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि 1819 ईस्वी में समाचार दर्पण अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है, समाचार पत्र का प्रकाशक गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था। ये ठीक है, तो आप बी पे टिक लगाओगे भैया, आपका केवल दूसरा सही। क्यों? 1819 में समाचार जो दर्पण है वह अंग्रेजी भाषा में नहीं हुआ था। कौन सी भाषा में हुआ था? बंगला भाषा में हुआ था। आपको ध्यान रखना है, बंगला भाषा में किया गया था। ठीक है, और यह साप्ताहिक समाचार पत्र था। चलिए, महाजनपद है और राजधानी है, मतलब कि कौन से महाजनपद की राजधानी कौन सी रही है इसकी बात करें तो कौशल की बात करें तो श्रावस्ती थी, चेदी की बात करें शुक्तिमती थी, कुरु की बात करें तो क्या थी? कुरु की इंद्रप्रस्थ थी, और पांचाल की कामपिल्य थी। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? बी वाला सही जाएगा। ठीक है, तो महाजनपद भी आते हैं मिलाने के लिए, ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सत्य है वो आपको बताना है। चलिए, सत्य कथन देखते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो पुरापाषाण काल का प्रमुख स्थल है वो सराय नहर रहा है। क्या उत्तर प्रदेश सराय नहर रहा है? गलत है भैया, पुरापाषाण काल का जो स्थल है वो कौन सा रहा है? बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोग भी पढ़ते हो, बताइए कमेंट करके। सराय नहर रहा है, मध्य पाषाण काल का है, ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी पुरापाषाण काल का आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है कि सराय नहर राय में युद्ध के स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आप टिप सी पे टिक लगा दोगे, दूसरा वाला तो सही है, क्योंकि मध्य पाषाण काल के इसमें जो कुछ साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं, लेकिन पुरापाषाण काल उत्तर प्रदेश में संबंधित नहीं है। एक चीज और ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण काल से कुछ स्थान है, उनको ध्यान रखना है। एक तो आपका सराय नहर राय हो गया, और आपका कौन सा हो गया? एक आपका महादहा हो गया, और आपका कौन सा हो गया? दमदमा हो गया, और आपका चुपानी मांडो हो गया। तो ये सब उत्तर प्रदेश में है, इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। कर लेते हैं विचार। 1448 ईस्वी में जौनपुर दोबारा दिल्ली सल्तनत का अंग बन गया था। गलत लिखा है, दोबारा है ना। जौनपुर था वो दोबारा दिल्ली सल्तनत अंग गया था 1448 में, बात बिल्कुल ठीक है। 1506 ईस्वी में आगरा शहर की नींव रखी गई थी। देखो, कहीं कहीं 1504 आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं 1506 आपको देखने को मिलेगा, तो लेकिन 1506 भी माना जाता है, तो दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। आप बी पे टिक लगाओगे, एक और दोनों आपके सही है, बी वाले पे टिक लगा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, उत्तर प्रदेश की क्रांति से संबंधित है। क्या क्वेश्चन कहता है? उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र एवं नेतृत्वकर्ता के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। मतलब कि एक तरफ केंद्र है और भारतीय नेतृत्वकर्ता है, किसने किस स्थान पर नेतृत्व किया था। बरेली में बात करें तो खान बहादुर खान के द्वारा नेतृत्व किया गया था। कालपी में तात्या टोपे ने नेतृत्व संभाला था। फतेहाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर फतेहाबाद की तो अजीमुल्ला के द्वारा, और गोरखपुर की गजाधर सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन आपका डी पे जाओगे, सही टिक लगाओगे, तो इस तरीके से आपकी सही। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन का विरोध सर सैयद अहमद के द्वारा किया गया था? देखो, सर सैयद अहमद के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। इन्होंने एक कांग्रेस का अधिवेशन का क्या किया था? विरोध किया था। कौन से अधिवेशन किया गया था? तो लखनऊ अधिवेशन किया था। कौन से? लखनऊ अधिवेशन का, जो 1899 में हुआ था, उसका इन्होंने तीसरा सम्मेलन था और इन्होंने विरोध किया था। ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को नैनी मतलब कि प्रयागराज में फांसी दी गई थी? तो ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था? आप बोलोगे भैया क्रांतिकारी का नाम कौन सा था? आप बोलोगे रोशन सिंह था। कौन था? रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। कहां पर? प्रयागराज के नैनी में दी गई थी। अगर हम बात करें अशफाक उल्लाह खां को, तो इनको कहां दी गई थी? इनको दी गई थी फैजाबाद। कहां पर? फैजाबाद में दी गई थी। राजेंद्र लाहिड़ी की बात करें तो गोंडा में दी गई थी, ये भी ध्यान रखना है। और रोशन सिंह को बता दिया आपको, प्रयागराज में दी गई थी। एक चीज और भी आता है कि भैया राम प्रसाद बिस्मिल को कहां दी गई थी? तो इनको गोरखपुर में दी गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, उत्तर प्रदेश में प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के संदर्भ में सूची 1 प्रमुख क्रांतिकारी है और जन्म स्थान है। मतलब कि कौन से क्रांतिकारी का जन्म स्थान कहां पर है, बात करेंगे। राजा देवी सिंह, राजा देवी सिंह कहां पर? मथुरा। ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रयागराज। महावीर त्यागी बात करें तो मुरादाबाद, और बंधु सिंह की बात करें तो गोरखपुर। आपका ऑप्शन यहां पर बी वाले पे टिक लगाओगे, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं और इनमें से कौन सा कथन सही है इस पर चयन करिएगा। तो विचार अगर करें भैया हम इस पे, तो क्या है? कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। कौन सा? कजरी है। और कहां का है? पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। बिल्कुल बात ठीक है। कजरी में वीर रस की प्रधानता है। गलत। स्त्रियों द्वारा समूह में गाई जाने वाली कजरी को दुलमुनिया कजरी कहा जाता है, ये ठीक है। कजरी के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, अखाड़ा, जिन्हें अखाड़ा कहा जाता है, ये गलत है। तो आप केवल बी पे टिक लगाओगे, एक और तीसरा आपका सही है। पहला और आपका तीसरा बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है।
चलिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध बनारस घराने से नहीं है, मतलब कि 4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति इसका जिसका संबंध बनारस घराने से नहीं बल्कि 3 का है। किशन महाराज का बनारस घराने से संबंधित है, पंडित रविशंकर का भी है और गिरिजा देवी का है, लेकिन पंडित सखाराम का बनारस घराने से संबंध नहीं है। तो इनका भैया संबंध कहाँ का है, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो क्या? पंडित सखाराम का जो संबंध है वह कहां पर है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो क्या? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा, ठीक है, बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेला उत्सव है और क्षेत्र, मतलब कि कौन सा मेला किस क्षेत्र से संबंधित है? कैलाश मेला, कैलाश मेला संबंधित है आगरा से, ठीक है। गुड़िया मेला, गुड़िया मेला की बात की जाए तो भैया मथुरा से। ध्रुपद मेला, ध्रुपद मेला आपका वाराणसी से। और सोरो का मेला आपका कासगंज से। तो आप टिक लगाओगे ए वाले पे सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार सही। उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है वह देश की जनसंख्या का 16.50% है। कितना है? 16.50% है। टोटल जो उत्तर भारत की संख्या है उसकी उत्तर प्रदेश जनसंख्या में। बिल्कुल बात ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला श्रावस्ती है। भैया श्रावस्ती तो नहीं है, तो केवल एक पे टिक लगाओगे। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है बताइए? महोबा है। कौन सा है? महोबा है 2011 की जनगणना के अनुसार। और सबसे अधिक जनसंख्या कहां पाई जाती है? प्रयागराज में पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। खैर नेक्स्ट है कि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, मतलब कि जहां पर शैक्षणिक नहीं है, जहां पर सबसे कम साक्षरता है, कौन सा है? बहराइच। ध्यान रखिए, बहराइच में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। निम्नलिखित में से कौन से जिले वाराणसी मंडल से संबंधित हैं? इन 5 जिलों में कुछ ऐसे जो जिले हैं वो वाराणसी मंडल संबंधित। आपको पता होगा, आप कमेंट करके बताओ उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं। आप मुझे पहले तो यही कमेंट करके बताओ, उत्तर प्रदेश में टोटल कितने मंडल हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वाराणसी जिले से संबंधित अगर हम बात करें, अब हम कौन कौन से हैं? गाजीपुर है, जौनपुर है, वाराणसी है और चंदौली है। तो आपका बी जाएगा। मऊ नहीं है। क्या सा? मऊ नहीं है। मऊ किस मंडल संबंधित है? मऊ आपका आजमगढ़ मंडल संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वाराणसी मंडल में आपका वाराणसी है, गाजीपुर है, जौनपुर है और चंदौली है। ये चारों जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जहां पर सबसे कम जनसंख्या है लेकिन नगरीय जनसंख्या सबसे कम है, वह कौन सा जिला है? आप बोलोगे चित्रकूट। कौन सा? चित्रकूट में सबसे कम नगरीय जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी। चित्रकूट से पहले भी एक और जिला है। इन चारों ऑप्शन में चित्रकूट है, लेकिन चित्रकूट से पहले भी एक और है, ध्यान रखिएगा, श्रावस्ती। देखो एक बार मैं आपको बता देता हूं, श्रावस्ती में सबसे कम जनसंख्या नगरीय है। उसके बाद आपका चित्रकूट आएगा, उसके बाद आपका कौन सा आएगा? कौशाम्बी आएगा, उसके बाद आपका आएगा भैया संत कबीर नगर, संत कबीर नगर आएगा, और उसके बाद वो आपका महाराजगंज आएगा। तो इस तरीके, लेकिन ऑप्शन में जो था वो आपका चित्रकूट में सबसे कम नगरीय जनसंख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरवार जनजाति, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सत्य है? खरवार जाति के बारे में देख लेते हैं। कर्मा खरवार जनजाति का परंपरागत नृत्य है। बिल्कुल बात ठीक है। जो कर्मा ऐसा भी लिख के आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। कर्मा जो नृत्य है वो खरवार जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। महाभारत में इस जनजाति का उल्लेख मिलता है? भैया नहीं मिलता है, तो केवल एक पे ही टिक लगाओगे, आप ध्यान रखिएगा। द फ्यूचर वी वॉन्ट, क्या है? द फ्यूचर वी वॉन्ट निम्नलिखित में से किस सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक है? आप बोलोगे कि सम्मेलन का है, तो रियो प्लस 20 2012 का शीर्षक है द फ्यूचर वी वॉन्ट, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर सत्य कथन को ढूंढ लेते हैं, कौन सा है? तो यहाँ पर निकेत में, जो निकेत होता है, इन्वायरमेंट संबंधी, पर्यावरण संबंधी क्वेश्चन है। निकेत में कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, गलत। एक आवास में कई निकेत होते हैं, बिल्कुल बात ठीक है, तो बी पे टिक लगाओगे आप। एक जो आवास होता है उसमें कई सारे निकेत हो सकते हैं, लेकिन वह स्थान जहां जीव निवास करते हैं वह आवास कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जो है स्थान जहां जीव आवास निवास करते हैं उसको आवास कहलाता है। और आवास में कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे वन आवास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन है और कारण है। अभिकथन क्या कहता है और कारण क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि किसी वृक्ष के पारितंत्र में जीव संख्या का जो पिरामिड है वो सदैव उल्टा बनता है। कैसा बनता है? किसी वृक्ष के पारितंत्र में जो जीव जनसंख्या का पिरामिड है वह सदैव उल्टा बनता है। बिल्कुल बात ठीक है। कारण क्या है कि वृक्ष के पारितंत्र में प्राथमिक जो उत्पादक है संख्या केवल जब संख्या है, जबकि केवल एक, जबकि
वृक्ष के परतंत्र में प्राथमिक उत्पादक संख्या केवल एक, जबकि इनके उपभोक्ताओं की संख्या क्रमशः बढ़ती जाती है। बिल्कुल बात ठीक है, तो उत्पादक की संख्या है केवल एक है, वृक्ष की संख्या कैसी है, केवल एक है, लेकिन उपभोक्ताओं की संख्या क्या है, क्रमशः बढ़ती जाती है। तो ये भी ठीक है, तो आप ऑप्शन ए और दोनों सही है, ध्यान रखिएगा, व्याख्या भी सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहां अवस्थित है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की बात कर रहा है, कहां अवस्थित है, आप बोलोगे चेन्नई में। कहां पर, चेन्नई में राष्ट्रीय जैव विविधता स्थित है, प्राधिकरण अवस्थित है। और इसकी अगर बात करें स्थापित कब किया गया था, तो 1 अक्टूबर 2003 को इसको स्थापित किया गया था, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्था है और स्थापना वर्ष है, कौन संस्था की स्थापना कब हुई थी, IUCN की। IUCN की अगर हम बात करें, स्थापना 1948 में हुई थी, यही लिख देता हूं मैं, 1948 में हुई थी। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब हुई थी, तो 1962 में हुई थी भैया। UNEP की स्थापना की बात करें तो 1972 में हुई थी, और पर्यावरण विकास आयोग की बात करें तो 1984 में हुई थी। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना है, 1948, 1962, 1972, 1984, तो इस तरीके से आप इनको ध्यान रखिएगा। तो आज हमने यहाँ पर 40 क्वेश्चन को कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में पुनः हम 40 क्वेश्चन करेंगे, इंपोर्टेंट रहते हैं, आप लोगों को हर चीज बता के चलता हूं, जिससे कि आपका कोई डाउट हो, कोई कुछ हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इसकी अगर आपको टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगी, डाउनलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड करके आप लोग उसको खुद से लगा सकते हो। बाकी मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, और साथ में हमारा ऐप आ चुका है नट लर्निंग ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक से ऐप को डाउनलोड करके खुद के माध्यम से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह दे सकते हो। और 18,000 क्वेश्चन, 182 टेस्ट है, मतलब कि प्रत्येक क्वेश्चन में आपके ज्यादा ही टेस्ट रहेंगे, कम से कम 18,000 प्लस ही रहेंगे, है ना, 20-25,000 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग उसको डाउनलोड करके देख सकते हो, एक बार लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा, वहां पर कुछ आपको मिल जाएंगे डेमो वगैरह देखने के लिए। तो आज ही समाप्त करते हैं, वीडियो को आप सभी का धन्यवाद।